आप रियल एस्टेट में कैसे एंटर? क्योंकि मैं पहले से ही रियल एस्टेट को एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। जिसके पास कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर बिल्डर या डेवलपर लॉबी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर वो पर्सन कुछ करना चाहता है राइट रियल एस्टेट में एज ए डेवलपर या एज ए इन्वेस्टर किसी भी तरीके से, तो वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ धोलेरा प्रोवाइड कर रहा था 2019 में भी, 2021 में भी और आज भी। अच्छा। कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, कनेक्शंस कैसे बना रहे हो, सारी चीजें उससे ही बनती है। बिजनेस भी आपके रिलेशन से ही बिल्ड होता है। आपने कोई प्लॉट लिया तो कहीं भी प्लॉट ले लोगे तो वो प्लॉट आपको रातों रात अमीर बना देगा या फिर वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ग्रो कर देगा। वो मैटर करता है कि वो लोकेशन क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। मेरे को उसके पहले ये बताओ, ये धोलेरा क्यों बन रहा है पहले तो? वहाँ पे आपने क्यों डेवलपमेंट करने का सोचा धोलेरा में? आप अहमदाबाद में भी अपना डेवलपमेंट करियर पूरा शुरू कर सकते थे, क्यों वहाँ पे ही? हमने धोलेरा चूज किया, इसका एक इमोशन फैक्टर ये भी था कि आज सिर्फ धोलेरा ही फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एक ऐसा बन रहा है जो हमारे देश के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को भी मौका दे रहा है कि वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे आपका है ना रेवेन्यू मॉडल जानना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडियंस के लिए जानना, एज वेल एज जो भी न्यू अपकमिंग डेवलपर्स जो आने वाले हैं उनके लिए। हेलो दिनेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू। या कैसे हो आप? फैंटास्टिक, सुपर। या सो बेसिकली बिफोर वी कंटिन्यू द होल पॉडकास्ट, मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को एक ब्रीफ दे दो अबाउट योरसेल्फ। आप कहाँ से हो, किस तरीके से आपने चीज़ें अचीव की, एंड आप आज उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे? ओके, सी वो तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है कि मैंने किस तरह से चीज़ें अचीव की है और क्या-क्या लाइफ में किया हुआ है। बट या आज मेरा जो मेन मोटो है इस पॉडकास्ट में, जो मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्यों एक बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड का, हुँ, और कैसे हम उनको वैल्यू दे सकते हैं, मेरी कंपनी कैसे उनको वैल्यू दे सकते हैं। और आज हम लोग धोलेरा प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं, धोलेरा स्मार्ट सिटी, जिसके बारे में हम आगे जाके बहुत सारी बात करने वाले हैं, तो उस पे हम कैसे लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हुँ, मेन तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। ओके, ओके। सो मेरे को पहले बताओ कि आपकी जर्नी कैसी रही लाइफ की? आपने कहाँ से स्कूल की, आप कौन-सी कॉलेज गए, एंड आप रियल एस्टेट में कैसे एंटर हुए? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। या एक्चुअली मेरे डैड आर्मी ऑफिसर थे। ओके। सो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो पंजाब चंडीगढ़ में हुई है। सो वैसे भी जितने भी लोग मेरे को देखते हैं उनको लगता है कि मैं पंजाबी हूँ, हाँ, क्योंकि थोड़ा-सा उनको लगता है ऐसा, क्योंकि मैं पैदा भी वहीं पे हुआ हूँ और स्कूलिंग भी सारी वहीं पे हुई है। ट्रू। सो मैं केवी का स्टूडेंट हूँ। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो केवियंस होते हैं थोड़े से स्मार्ट होते हैं, राइट? लाइफ में काफ़ी कुछ वो लोग अचीव करते हैं। तो उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए गुजरात में। सो गुजरात में ऑलरेडी हमको 20 साल हो चुके हैं, ओह! राइट? तो स्कूलिंग मेरी वहाँ पे हुई समथिंग अराउंड 6-7 स्टैंडर्ड तक। उसके बाद फिर आगे की जो स्कूलिंग थी वो यहाँ पे हुई। उसके बाद सारा का सारा जो मैंने कॉलेज किया है वो यहीं से किया है। सो वैसे मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने लाइक इंजीनियरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से। सो रियल एस्टेट का कोई ऐसा एज सच बैकग्राउंड था नहीं मेरा, कभी भी। बट येस 2015 में मैंने अपनी कॉलेज कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं ट्रेनिंग फील्ड में था। 2016 में मैं हैदराबाद मूव हो गया था। तो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते थे एंड लोगों को ट्रेन करना, सेमिनार्स लेना, ये सब मेरा था। एंड साइमल्टेनियसली जो बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज़ थी, वहाँ के एम्प्लॉइज़ को मैं सेल्स ट्रेनिंग दिया करता था। दैट कि कैसे वो लोग अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकें, जो उनके एम्प्लॉइज़ थे कैसे उनके टारगेट्स अचीव हो सके, राइट? एंड ऑब्वियसली हर कंपनी के लिए सेल्स सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो सेल्स भी किस तरीके से प्रॉपरली कर सके, उसके ऊपर मेरा पूरा ट्रेनिंग था। एंड इसलिए मुझे बहुत ही प्रॉपर आर-एन-डी करनी पड़ती थी ट्रेनिंग देने से पहले, कि उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस लोकेशन के बारे में, क्या वहाँ पे ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ है, लोकेशन पे डेवलपमेंट्स किस तरीके से हो रहे हैं, जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, वो किस तरीके का डेवलपमेंट कर रहा है, कस्टमर्स को कैसे वैल्यू क्रिएट कर दे रहा है वैल्यू, वो सारा आर-एन-डी मैं खुद करता था पर्सनली, लोकेशन में घूम-घूम के जा के। वहीं से मैंने जो भी पैसा कमाया था, छोटा-मोटा मैंने इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे भी किए थे हैदराबाद के अंदर। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स मैंने किए थे, क्योंकि मैं पहले से ही रियल एस्टेट को एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, ओ बेस्ट एंड सेफ इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, ओके। राइट? वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लाइक मैंने 2019 में, सब बिफोर कोविड, सबसे पहला मैंने इन्वेस्टमेंट किया था धोलेरा में। ओके। तो धोलेरा के बारे में मेरे को मालूम पड़ा। मैंने वहाँ पे एक एज़ ए स्मॉल इन्वेस्टर ही आया था। हुँ,
मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं था कि मैं कोई रियल एस्टेट डेवलपर बनने वाला हूँ या फिर कोई बिल्डर बनने वाला हूँ। जस्ट एक छोटे इन्वेस्टर के तौर पे मैंने धुलेरा में स्टार्ट लिया था। वहाँ से जर्नी स्टार्ट होते-होते आज हम कह सकते हैं कि प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि आज हम लोग एक रिनाउंड डेवलपर हैं धुलेरा में और हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आज की डेट में वहाँ पे। ओके, ये बेसिकली जर्नी रही है शॉर्ट में बताऊँ तो। ओके। अब उसमें ना जो आपने मेरे को ब्रीफ बताया उसमें मेरे को 3 क्वेश्चन मेन निकले मेरे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बेसिकली क्या था? मेरे डैड आर्मी में थे। हुँ, या ऐसा एंड सो उस तरीके से ही आपने स्कूलिंग और वगैरह यस एग्ज़ैक्टली, ओके। एग्ज़ैक्टली। एंड ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता चला? सी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में लाइक जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो उस टाइम पे ही मैंने कुछ ऐसे सेमिनार्स अटेंड किए थे। कुछ मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था तो मैंने ऐसे कुछ सेमिनार्स अटेंड किए थे। तो मुझे स्टेज स्पीकिंग का बहुत शौक था। तो मैं स्टेज पे जाके कुछ एक्सप्लेन करना या फिर कॉलेज टाइम पे भी हम लोग ऐसे एनुअल डे में फंक्शंस होते होते हैं ना, तो ऐसे काफ़ी सारे स्क्रिप्ट को रेडी करके एनुअल डे में फंक्शन करना और उसको लीड करना बेसिकली, मतलब उस चीज़ को लीड करना। तो वहाँ से एक लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड हुई, डेवलप हुआ और पब्लिक स्पीकिंग में मुझे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो वो चीज़ मैंने स्टार्ट कर दी थी, आप अगर मैं बोलूँ 2012 से मैंने स्टार्ट कर दी थी। ओके। ये सारी एक्टिविटीज़ रोटरी क्लब में जाना, ये छोटे-मोटे सारे एक्टिविटीज़ मैंने 2012 से स्टार्ट कर दी थी। तो उस तरीके से धीरे-धीरे मुझे मालूम पड़ा कि मतलब ये एक ऐसा फ़ील्ड है स्टेज स्पीकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग या फिर लोगों से इंटरेक्शन करना, तो ये कहीं न कहीं मेरा एक पैशन है। हुँ। तो वहाँ से मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब वो चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। तो वहाँ से मैंने वो स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे कोई कोर्सेज़ और वगैरह किया? नहीं, मैंने ऐसे कोई कोर्सेज़ आज तक कभी नहीं किए। ओके। और उसी में ही जो आपका ढोलेरा का आपको अपॉर्च्युनिटी पता चला, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट दिस? धोलेरा को अपॉर्च्युनिटी जब मुझे मालूम पड़ा था तब तो 2019 की बात है ये, बिफोर जस्ट 1 ईयर बिफोर कोविड। तो वो अपॉर्च्युनिटी मुझे एक यूट्यूब वीडियो से ही मुझे मालूम पड़ा था। विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो मैंने देखा था रिगार्डिंग धोलेरा। सबसे सबसे जो पहला मैंने देखा था, बिंद्रा जी का एक वीडियो देखा था मैंने। तो मैं पहले से भी बिंद्रा जी के बहुत सारे वीडियोज़ देखा करता था। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया रिगार्डिंग धोलेरा, मुझे लगा कि कुछ तो होगा, लेट्स एक्सप्लोर। तो फिर वहाँ से फिर हम एक्सप्लोर किया। मैं उस टाइम पे हैदराबाद था, तो स्पेशली धोलेरा को देखने के लिए मैं अहमदाबाद आया 1 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए अहमदाबाद आया मैं। सो फिर मैंने एक्सप्लोर किया, तो मैंने देखा कि रियली में बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कुछ तो एक बहुत बड़ा हो रहा है। उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी, हुँ। राइट, कि क्या बन रहा है। जब मैंने देखा कि एक ग्रीनफ़ील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है, एक इतनी बड़ी चीज़ बन रही है, मोदी जी का विज़न है, इतना बड़ा प्लानिंग वहाँ पे चल रहा है, तब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। तब मैंने सोचा कि जो भी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और जो भी अपॉर्च्युनिटी है उसको ग्रैब करना चाहिए, उस अपॉर्च्युनिटी को। तो उस टाइम पे जो गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है उसका कुछ इतना ज़्यादा नहीं था? अगर मैं गिफ्ट सिटी की बात करूँ, मुझे उस टाइम पे गिफ्ट सिटी के बारे में उतना आइडिया नहीं था, बट हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे गिफ्ट सिटी के बारे में नॉलेज मुझे मालूम पड़ा। हुँ। बट अगेन मैं वही बताना चाहूँगा आपको कि अगर मैं गिफ्ट की बात करूँ, आज से अगर 8-10 साल पहले या 7-8 साल पहले गिफ्ट वाली अपॉर्च्युनिटी हमको मिलती, तो डेफ़िनिटली मैं गिफ्ट वाली अपॉर्च्युनिटी को चूज़ करता। पर आज या फिर 2-3 साल पहले की भी मैं बात करूँ, आज जो गिफ्ट सिटी जहाँ पर है, वो ऑलरेडी काफ़ी हाइट में पहुँच चुका है। ऑलरेडी सैचुरेशन वहाँ पे आ चुका है। तो जिन लोगों ने अपॉर्च्युनिटी धोलेरा में मिस की है, तो मैं कहूँगा कि उनके लिए अपॉर्च्युनिटी धोलेरा में आज के डेट में है। तो उस टाइम पे भी इवन 2019, 20, 21 के आसपास भी धोलेरा में ही सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी थी। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत कम थे। आज अगर एक ऐसा पर्सन जिसका कोई रियल एस्टेट बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास कोई बहुत बड़े फंड्स नहीं है, जो कि अ, अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर कोई बिल्डर है, तो मतलब उसके पास बहुत पैसा होगा, राइट? और फैक्ट है, ठीक है? बट जिसके पास कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर बिल्डर या डेवलपर लॉबी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर वो पर्सन कुछ करना चाहता है, राइट, रियल एस्टेट में, एज़ अ डेवलपर या एज़ अ इन्वेस्टर किसी भी तरीके से, तो वो अपॉर्च्युनिटी सिर्फ धोलेरा प्रोवाइड कर रहा था 2019 में भी, 2021 में भी और आज भी। अच्छा, या ओके। सो बेसिकली आपने पूरा ट्रांज़िशन लिया फ्रॉम रियल एस्टेट बेसिकली आपने पूरा ट्रांज़िशन लिया इनटू द रियल एस्टेट, फ्रॉम सेल्स, कंसल्टेंट एंड नाउ अ डेवलपर।
उसमें आपको की इनसाइट्स आपको क्या डिफरेंस लगे और किस तरीके से आपने क्या आपको उससे सीखने मिला? क्योंकि इतना सारा आपका एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट लाइक कि आपका बहुत ओवर द नाइट सब कुछ हो गया। बिल्कुल। इट टेक यू इट माइट हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बेसिकली। तो उसमें आपको क्या-क्या डिफरेंसेस लगे? क्या आपने सीखा? सी जैसे कि अगर हम सेल्स कंसल्टेंट या फिर डेवलपर की बात करूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि इन सभी चीज़ों में ना कॉमन तो वही है कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने, कैसे बात कर रहे हो, सारा गेम कम्युनिकेशन का है और प्रेजेंटेशन का ही है। जब मैं सेल्स करता था या फिर जब मैं सेल्स सिखाता था, तो उस टाइम पे मैं वही बात करता था कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। सी मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज के डेट में जो भी लोग कुछ भी बाय करते हैं, तो लोग हमेशा इमोशंस के साथ बाय करते हैं, हुँ, राइट? अब वो चाहे कंपनी कंपनी हो, ब्रांड हो, पर रियल एस्टेट में कोई भी पर्सन अगर बाय कर रहा है, तो उसमें इमोशंस बहुत मैटर करता है। हुँ, तो सबसे पहले वो उस पर्सन के साथ कनेक्ट होता है, जो पर्सन उसको पिच कर रहा है। तो वही चीज़ मैं जब सेल्स सिखाता था, तब भी मैं वही चीज़ें ही बताता था। वही चीज़ जब मैं कंसल्टेंट एज़ अ कंसल्टेंट भी मैंने खुद भी काम किया है, जो मैंने सिखाया है, तब भी वही चीज़ है। आज भी जब मैं एक डेवलपर हूँ, जब मेरे को इन्वेस्टर्स आते हैं या फिर जिनसे मुझे मिलने का मौका मिलता है, तो वही मैं आज मैं वही देखता हूँ कि हमारा एक प्रॉपर कनेक्शंस कैसे बिल्ड हो रहा है, कैसे वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, हुँ। वो कैसे वो विश्वास कैसे बढ़ रहा है। वहीं से सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है कि वो आपके साथ। तो मोटा-मोटी अगर मैं इसको एक लाइन में कंप्लीट करूँ, मेरी लर्निंग्स अगर मैं कंप्लीट करूँ, ये है कि सी कनेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप कनेक्शंस कैसे बना रहे हो और उनके साथ आप कै किस कितना आपके उनके और आपके बीच में कितना ट्रस्ट एंड वो रिलेशन कितना अच्छा बिल्ड हो पा रहा है, सारी चीज़ें उससे ही बनती है। हुँ। बिज़नेस भी आपके रिलेशन से ही बिल्ड होता है। सो दिस इज़ व्हाट मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो आपको। तो एक सेल्स पर्सन जो होता है उसके लिए एक मेन क्वालिटी होती है, वो है कम्युनिकेशन। अगर जो वो एक प्रॉपर्टी किसी को दिखा रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो उसको सबसे पहले कनेक्शन बनाना चाहिए सामने वाला पर्सन जो आया है प्रॉपर्टी देखने के लिए। और उसके बाद उसको ये चीज़ करनी चाहिए कि अम, वो कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके यस, से वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और उसमें भी एक पॉइंट और भी है, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, ये ट्रस्ट कब आता है जब आप एक लॉयल पर्सन हो। जब आप उसको एक्चुअल में जेन्युइन चीज़ें बता रहे हो। आप कोई उसको मिसगाइड नहीं कर रहे हो, कुछ मिसलीड नहीं कर रहे हो, आप कोई एक्ज़ैजरेट होके चीज़ें नहीं बता रहे हो। जो चीज़ है, जो फैक्ट्स है, आप वही डिलीवर कर रहे हो। तो उससे सामने वाला जो बंदा आपको सुन रहा है, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, जो भी आपको सुन रहे हैं, वो लोग बेवकूफ़ नहीं है। वो समझ जाते हैं कि कौन-सा इंसान जेन्युइन है, कौन-सा इंसान एक्चुअल में फैक्ट्स बता रहा है और कौन-सा इंसान उनको मैनिपुलेट कर रहा है। तो लोग समझ जाते हैं। तो वहीं से फिर वो ट्रस्ट बिल्डिंग चालू होती है। तो ये मेरे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा की फैक्टर है। अब ये तो आपने पूरा सेल्स और वगैरह का बताया। जब आप कंसल्टेंट थे, आपको लोगों की क्या ऐसी गलतियाँ लगती थी जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? सी जो पर्सन अगर कोई प्रोडक्ट पिच कर रहा है, अगर जैसे मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, जो रियल एस्टेट पिच कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो है कि उस रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट लोकेशन, कि किस लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, ठीक है? फर्स्ट इज़ लोकेशन। तो उस लोकेशन जो ज्योग्राफी है, उस लोकेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो जो लोग भी सेल्स में है, कई बार क्या होता है कि उस लोकेशन के बारे में या फिर उस लोकेशन के आसपास क्या डेवलपमेंट है, उस लोकेशन के आसपास गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्ट्स है या डेवलपमेंट क्या चल रहे हैं, मार्केट प्लेस कहाँ पे है, वो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज उनको नहीं होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लोकेशन का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड थिंग, कोई पर्सन अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है, तो वो हमेशा देखता है कि उसकी आरओआई क्या बनने वाली है। कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता है पैसों के लिए कि उसका आरओआई बनना चाहिए, राइट? तो उस पर्सन को ये नॉलेज होना चाहिए कि प्रीवियसली मार्केट ने क्या आरओआई दिया हुआ है। मतलब रियल एस्टेट 1 साल 2 साल का गेम नहीं है। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले उस एरिया में क्या ग्रोथ हुआ है, उसके पास वो इनसाइट्स होने चाहिए। अगर वो इनसाइट्स हैं, तो वो सामने वालों को अच्छी तरीके से गाइडेंस दे सकता है। तो मेरे हिसाब से ये मुझे ऐसा लगता है कि एक तो लोग ये गलती करते हैं कि उनके पास लोकेशन की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। सेकंड थिंग, उनके पास मार्केट का इनसाइट नहीं होता है। हुँ, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट मतलब आपको ज़मीन खरीदनी है,
आपने कोई प्लॉट लिया तो कहीं भी प्लॉट ले लोगे तो वो प्लॉट आपको रातों-रात अमीर बना देगा या फिर वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ग्रो कर देगा। वो मैटर करता है कि वो लोकेशन क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं गलती करते हैं, मेरे हिसाब से। एंड ये आपने जो पूरा एक्सप्लेन किया, दिस इज़ रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सेल्स पर्सन, हाँ, ठीक है? अब आप जब डेवलपर बन रहे हो, आप और ऊपर से नज़रिया देख रहे हो कि अच्छा बिल्कुल। इतने सारे लोग हैं, अब जो नया डेवलपर आएगा, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो वो गलती ना करे? जो आपने कभी गलती की हो एंड यू मिस्ड इट कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए? सी हम मेरी फ़ील्ड के अंदर हमारी फ़ील्ड में हम लोग अ, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग लैंड बाय करते हैं। तो पहले हमको परचेसिंग करनी पड़ती है। तो हमारे फ़ील्ड के अंदर परचेसिंग सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट की है कि आपकी परचेसिंग खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो ये लैंड डिपार्टमेंट, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इतना सारा मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इतने सारे पेपर होते हैं, आपको हर चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है। हुँ। जैसे कि मैंने अगर मान लो कि मैं कोई लैंड परचेज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे उसका टाइटल चेक करना पड़ेगा। अगर मैं टाइटल की बात करूँ, तो टाइटल चेक होता है 1950 से। तो 1950 से मुझे पूरा टाइटल चेक करना है कि इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, इसमें कोई केस तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई गवर्नमेंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट? एनीथिंग, एनीथिंग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ चेक होती है। अच्छा, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं सही में जो अपनी प्लानिंग सोच रहा हूँ, रेसिडेंशियल, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल व्हाटएवर, क्या वो हो सकता है? क्या मुझे अथॉरिटी से प्लान पास मिल सकता है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से किसी भी डेवलपर को अगर वो इस फील्ड में है, तो परचेसिंग के टाइम पे उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमने भी ऐसी कुछ गलतियाँ की है लाइफ में। लाइक मेरी जर्नी के अंदर ऐसी गलतियाँ की है, हमने अपनी गलतियों से सीखा है हुँ। कि प्रॉपर्टी परचेज़ करने करते टाइम आपको किसी भी पेपर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हुँ। कोई भी चीज़, चाहे वो टाइटल टाइटल सर्टिफ़िकेट्स हो, चाहे वो 1950 के सारे रिकॉर्ड हो, जितने भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह की जो आपको चेक करना चाहिए। तो ये एक की पॉइंट है मेरे हिसाब से। जब आप शिफ्ट करे थे फ्रॉम कंसल्टेंट टू डेवलपर, व्हाट इज़ द बेसिक चैलेंज जो आपने फेस किया हो? इन अ माइंडसेट वाइज़ और इकोनॉमिकल वाइज़? सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ माइंडसेट में तो ऐसा कोई चैलेंज मैंने फेस नहीं किया था। आई वाज़ वेरी क्लियर एंड वेरी मोटिवेटेड, वेरी पैशनेट अबाउट माय वर्क। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं था। जो मैंने जो फेस किया, जब आप एक नए डेवलपर बनते हो ना, हुँ। तो आपको जो पुराने डेवलपर्स होते हैं, कहीं न कहीं वो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं मार्केट में। हुँ। दे डोंट वांट कि कोई नया प्लेयर मार्केट के अंदर आए। ये मैंने देखा है। तो पुराने जो लोग होते हैं, वो लोग कहीं न कहीं आपको ही ब्रांड को या फिर आपकी प्रोजेक्ट को जो भी आप लॉन्च कर रहे हो या फिर आपको खुद को ऐसे गिराने की कोशिश करते हैं कि आप एक इनएक्सपीरियंस हो या फिर जस्ट अभी आपने स्टार्ट किया है या फिर आपके पास उतना लैंड बैंक नहीं है या फिर उतना एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपने उतना बिल्ड नहीं किया है। ये चीज़ें कहीं न कहीं वो लोग करने तो ये मैंने देखा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया है। बट मैं हमेशा पॉज़िटिव किस चीज़ को रहा, आज जैसे हम लोग शिवालिक की बात जैसे आपने मुझे शिवालिक वाली बात बोली। मैं मानता हूँ कि जैसे अहमदाबाद के अंदर गोयल है, सफल है, बहुत बड़े बिल्डर्स हैं वो लोग, हुँ। ठीक है? बट इन्होंने भी तो कभी ना कभी तो शुरुआत की होगी, राइट? आज से 30 साल पहले भी तो गोयल ने शुरुआत ही की थी, हुँ। तो उस टाइम पे तो वो नए ही थे। इन सभी लोगों का आज अगर मैं डीएलएफ की बात करूँ, राइट? तो जो कि बहुत बड़े बिल्डर हैं, हुँ। गुड़गाँव लेवल के, गुड़गाँव में सॉरी। तो उन्होंने भी तो कहीं से अपने एक एक प्रोजेक्ट से शुरुआत की होगी, फर्स्ट प्रोजेक्ट से। तो फिर वो मोटिवेशन हमेशा था बट चैलेंज ये था कि लोग बहुत ही नेगेटिव तरीके से कॉम्पिटिशन करने की कोशिश करते थे और आपको गिराने की कोशिश करते थे, जो मैंने फ़ील किया था पर्सनली। एंड अगर जो पहली आपकी प्रॉपर्टी मैं बहुत आगे चला गया बट मुझे जेन्युइनली मैं क्यूरियस हूँ अबाउट कि अगर जो कोई आपने एक पहली प्रॉपर्टी बना ली, उसके बाद अगर जो आपको उसको सेल करना है, दैट इज़ अ रियल चैलेंज। तो उस टाइम पे आप उसको कैसे फिगर आउट करते हो? आपने कैसे फिगर आउट किया उसको कि आपने कोई पर्सन को हायर किया हु इज़ स्पेशलाइज़्ड इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो सेल करके आपको देगा? हुँ। या आपने खुद 2-4 प्रॉपर्टी खुद बेची, यू एक्सपीरियंस इसके बाद आपने और लोग को हायर किया, वो आपने कैसे किया? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। अब मुझे याद आ रहा है 2021 का टाइम, जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था मैं। तो इ इस वाले टाइम पे ना वो चीज़ काम आई जो मैंने कनेक्शंस बिल्ड किए थे बहुत टाइम से। जैसे मैंने कनेक्शंस की बात की थी, ट्रस्ट की बात की थी, लोगों के साथ बॉन्डिंग की बात की थी, रिलेशन की बात की थी। तो बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर बिल्डिंग रिलेशनशिप लोगों के साथ, ठीक है?
वो जो मैंने क्रिएट किया था वो मेरे बहुत काम आए। जैसे ही मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट, जब मेरा पहला प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में था, तो उस टाइम पे जो पहले 20-25 प्लॉट्स खरीदने वाले जो लोग थे, वो मेरे ही आस-पास के सराउंडिंग लोग थे। बराबर, तो वो कोई स्ट्रेंजर क्लाइंट नहीं था उस टाइम पे। ओके। तो वो मुझे बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट क्या हो गया कि मतलब मुझे किक स्टार्ट मिल गया हुँ। वहाँ से। एंड उसके बाद आपने कोई बंदा या कोई हायर किया हुआ था या वैसा कुछ आपने किया कि नहीं आपने खुद से ही उसके बाद उस प्रोसेस में आगे बढ़े? सी मैं एक्चुअली ना मैं आपकी जगह पे एक्चुअली खड़ा रह के ट्राई करना चाहता हूँ कि अगर जो मैं आज एक डेवलपर हूँ, अगर जो कोई एक इंसान इस ऑडियंस में से कोई डेवलपर है, वो आपकी जगह के ऊपर स्टैंड कर रहा है एंड ही हैज़ टू सेल वन प्रॉपर्टी, तो वो किस तरीके से कर सकता है? हुँ। सी सेल्स, अगर मैं सेल्स की बात करूँ, आज के डेट में सब लोगों को पता है कि वो लोग मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम मतलब मेटा में एड्स चलाते हैं, गूगल में एड चलाते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। एवरीवन, सबको पता है ये चीज़ें, ठीक है? बट एज़ ए न्यू डेवलपर जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि अ, आपको अथॉरिटीज़ से जो परमिशंस लेनी होती हैं, जो आपको प्लान पास करवाना होता है या फिर वो सारी चीज़ें करानी होती है, वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। जैसे आप किसी एग्रीकल्चर लैंड से आप नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। एजेंसी से आपको नहीं मिलती है। तो हमने एक चीज़ क्या किया, जैसे आपने सेल्स के बारे में पूछा मेरे से, तो हमने क्या कि भले ही हमको टाइम लगेगा, तो हम पहले उस प्रॉपर्टी को, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन पहले कंप्लीट करेंगे। क्योंकि क्लाइंट जब आता है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये इसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है। आज मैं आपको बताऊँ, चलो हम तो धोलेरा में काम कर रहे हैं। आज जो अहमदाबाद के बहुत पुराने बिल्डर्स भी जो हैं, अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में जो लोग प्लॉटिंग प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं, इवन अहमदाबाद के भी बड़े-बड़े नाम ऐसे हैं, जो जिनके डॉक्यूमेंटेशन इनिशियल टाइम पे पूरे नहीं होते, फिर भी वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, हुँ, हुँ। राइट? तो वो क्यों हुआ? क्योंकि लोग लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, कि वो पुराने हैं। अब जब हम नए हैं, तो हमने क्या सोचा कि हम पहले अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे। तो जब हमने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद हमारे लिए वो चीज़ें ईज़ी हो गई, क्योंकि लोगों ने हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है? हुँ। आप जो हमको दे रहे हो, क्या हमको प्रॉपर रजिस्ट्री मिल जाएगी सब हर चीज़ की? तो वो चीज़ हमने पहले दिन से क्लियर कर किया हुआ था। तो एक तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हमारे सेल्स में इश्यू नहीं आया हमको। ओह! और जैसे आपने पूछा था कि क्या मैंने किसी को हायर किया था? यस, बिल्कुल। मैंने ऑफ़िस लिया और मैंने उसमें से 2-3 लोगों का स्टाफ भी मैंने हायर किया था हम लोगों ने। सेल्स वाले पर्सन, कोई भी जो सेल्स वाले पर्सन होते हैं, फ्रेशर हो या फिर थोड़ा-सा जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस हो, हम हायर किया ताकि वो एटलीस्ट क्लाइंट को ले जाके लोकेशन दिखा सके, राइट? तो ये कुछ-कुछ प्रैक्टिस हमने की थी इनिशियल टाइम पे। अगर जो 2016 में किसी ने डोलेरा के लैंड पार्सल में किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है? तो की फैक्टर्स इसके क्या है जो आप बिलीव करते हो कि उससे फ़ायदा होता है लोगों को अभी 2025? 2016 की बात आप कर रहे हो? देखो, 2016 के अंदर सबसे सबसे इम्पोर्टेंट तो है, अ, रियल एस्टेट कहीं का भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ का लोकेशन, कि वहाँ पे किस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट किया। जिन लोगों ने उस टाइम पे भी, जब पता भी नहीं था कि एयरपोर्ट कहाँ आने वाला है, अगर उन लोगों ने गलती से भी उस जगह आस-पास की लैंड ली होगी, तो वो लोग आज करोड़ों में खेल रहे हैं। कहाँ से एक्सप्रेसवे निकलने वाला है जिनको नहीं पता था, आज अगर उन्होंने उनकी कोई लैंड वहाँ पे होगी, तो वो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। इसके अलावा ज़ोनिंग, ज़ोनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं धोलेरा की बात करूँ, तो धोलेरा एक प्लान्ड स्मार्ट सिटी है, जिसको बनाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इसके अंदर डिफरेंट-डिफरेंट ज़ोनिंग की हुई है, जैसे कि रेजिडेंशियल ज़ोन, कमर्शियल ज़ोन, इंडस्ट्रियल ज़ोन, पब्लिक फैसिलिटी ज़ोन, राइट? हाई एक्सेस कॉरिडोर ज़ोन, नॉलेज एंड आईटी ज़ोन, सिटी सेंटर ज़ोन। तो ऐसे बहुत डिफरेंट-डिफरेंट ज़ोनिंग को यहाँ पे किया हुआ है। तो जिन लोगों ने 2016 में प्रॉपर ज़ोन में इन्वेस्टमेंट किया था, आज उनका पैसा, मेरा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, लोगों का पैसा 10 टाइम्स भी हुआ है, 20 टाइम्स भी हुआ है। डोंट बिलीव, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स लोगों का पैसा हुआ है 2016 स 16 से 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर। बट बट पूरा गेम ज़ोनिंग का है। कुछ ज़ोन ऐसे भी हैं जैसे सीआरजेड, कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन। धोलेरा इज़ 920 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, व्हिच इज़ 2 टाइम्स ऑफ अहमदाबाद। ओह! तो बहुत बड़ा है ये। तो ये कोई छोटा-मोटा स्मार्ट सिटी नहीं है, जो बन रहा है। इतने बड़े एरिया में अगर मैं देखूँ, तो उसका अ, लाइक यू कैन से 20-25% ऐसा एरिया है जो सीआरजेड है, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, जहाँ पे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करती है। तो ज़ोनिंग जिस टाइम
जब लोगों को नहीं मालूम था, कुछ लोगों ने सियाज में भी इन्वेस्टमेंट किया। आपने सुना होगा शायद, अगर आपने सुना है नहीं सुना आई डोंट नो, बट कुछ लोग जैसे अहमदाबाद के लोग बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आज धोलेरा गुजरात का है तो गुजराती लोगों को लगता है ठीक है यार, धोलेरा बन रहा है, पता नहीं कब से बन रहा है, बनेगा नहीं बनेगा। हमको इम्पोर्टेंस मालूम है, नॉर्थ वालों को इम्पोर्टेंस मालूम है, पूरे इंडिया में से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? या पूरे इंडिया में से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट कुछ लोगों ने गलती से बिना नॉलेज के, बिना जोनिंग को जाने, अगर किसी ने सीआरजेड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन आप कर ही नहीं सकते, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी नहीं, तो उसकी लैंड के रेट्स तो नहीं बढ़ने वाले, राइट? अब जिन्होंने कमर्शियल जोन में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेट्स से नॉलेज एंड आईटी जोन में किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आज वो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, आज उनका 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम्स हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने देखी हुई है। सारा गेम लोकेशन का है। ज़ोनिंग किस तरीके से आप लेते हो? लोकेशन और जोनिंग, कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मेरे को उसके पहले ये बताओ, ये धुलेरा क्यों बन रहा है पहले तो? एंड उसके बारे में मेरे को ब्रीफ जानना है कि इतना बड़ा जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, इन लोग का क्या टारगेट है? कब ये लोग पूरी स्मार्ट सिटी को ऐसे पब्लिकली लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे मैंने सुना है कि 2047 में कुछ है उनका। तो मेरे को उसके बारे में मुझे भी पर्सनली जानना है और ऑडियंस को भी जानना सी अगर मैं धोलेरा की बात करूँ तो धोलेरा का अगर मैं पूरा नाम दूँ तो धोलेरा, इट्स कॉल्ड धोलेरा SIR, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो ये एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किए थे कुछ साल पहले, जब 2014-15 में जब वो गवर्नमेंट में आए थे, जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी, तो उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किए थे, राइट, इनिशियल टाइम पे। बट धोलेरा स्मार्ट सिटी वो नहीं है। लोग कई कई बार यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि अच्छा अहमदाबाद भी तो स्मार्ट सिटी है, अच्छा चंडीगढ़ भी तो स्मार्ट सिटी है, तो फिर धोलेरा भी स्मार्ट सिटी होगा जो बन रहा होगा। नहीं, ये सब ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी है। मतलब अहमदाबाद जो पहले से ही शहर है, आज से शायद 500-600 साल पहले से ये शहर है, और अहमदाबाद के अंदर छोटे-मोटे जो मॉडिफिकेशंस होंगे, जैसे कि मेट्रो होंगे, या फ्लाईओवर्स बनेंगे, या फिर और एडवांसमेंट होंगे, रोड्स प्रॉपर्ली बनेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं एक शहर को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना, बराबर। एक सिटी को स्मार्ट बनाना। ट्रू। उसको हम बोलते हैं ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी। ओके। लाइक हम अहमदाबाद में बैठे हैं। हाँ। बट व्हाट इज ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी? सो धोलेरा इज अ फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। व्हाट इज़ अ ग्रीनफील्ड स्मार्ट? ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी वो होता है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, अच्छा, यू आर बिल्डिंग एंटायर सिटी फ्रॉम स्क्रैच। तो गिफ्ट इज़ अ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी? गिफ्ट को भी हम ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कह सकते हैं, ओके। बट वो स्मार्ट सिटी नहीं है, क्योंकि गिफ्ट को हम एक सिटी की तौर पे हम उसको नहीं देख सकते। गिफ्ट इज वेरी स्मॉल एरिया, इट्स ओनली 4.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, एंड धोलेरा इज 920 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो गिफ्ट एक, आप ऐसा कह सकते हो, एक फाइनेंशियल हब क्रिएट हो रहा है, उसको मैं हब बोल सकता हूँ। एक ऐसा एरिया क्रिएट हो रहा है जो एक फाइनेंशियल हब है, जहाँ पे बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज आ रही हैं। गिफ्ट इज डिफरेंट, धोलेरा इज डिफरेंट। तो ये पूरा स्क्रैच से बन रहा है, इसलिए हम इसको ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बोलते हैं। आपका जो इसके अंदर एक और क्वेश्चन था कि धुलेरा बना क्यों रहे हैं, राइट, क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपको ना इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लेमन लैंग्वेज में आपको आंसर देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं हैदराबाद था 4 साल। आज अगर हैदराबाद में एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में जाने के लिए ना मुझे 10 बार सोचना पड़ता था, इतना ट्रैफिक। क्या? मुझे कहीं पहुंचने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। सेम प्रॉब्लम मेरी जो सिस्टर है वो बैंगलोर रहती है। हाँ, बैंगलोर। बैंगलोर में भी ट्रैफिक का बहुत इशू। बाकी तो फिर दिल्ली मुंबई की तो बात मुंबई आपको तो मालूम है, राइट। हुँ। आज हम लकी हैं कि अहमदाबाद में हम रहते हैं, तो हमको उतना ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ता है। बट ये कब तक? हुँ। आने वाले 5 साल 6 साल में तो यहाँ पे भी सेम हालत होगी, पॉल्यूशन, ट्रैफिक। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने पहले से ही प्री प्लान किया है, ताकि अहमदाबाद में वो चीज़ ना हो, तो अहमदाबाद को एक ऐसा सेकंड ऑप्शन मिले, जो कि है धोलेरा। यहाँ से 100 किलोमीटर तो नहीं कह सकते, अभी तो 65-70 किलोमीटर हो चुका है, अगर मैं एक्सप्रेस हाईवे की डिस्टेंस की बात करूँ। तो ताकि एक ऐसा शहर बन सके जो पूरा स्क्रैच से बन रहा है। आने वाले टाइम पे जहाँ पे लोग लाइक इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप हो सके, एयरपोर्ट्स बन सके, तो पूरा एक शहर वहाँ बन सके। तो ये कहीं न कहीं एक पर्पज़ था। और एक और चीज़ क्या था कि गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा एरिया, हुँ। बैरन लैंड पड़ा हुआ था धुलेरा के आस-पास। बराबर। मोर देन 60-70% ऑफ एरिया, अगर मैं धुलेरा की बात करूँ तो बैरन लैंड है। वहाँ पे आप, मतलब वहाँ पे चीज़ें उग नहीं सकती प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो एक कोस्टल रीजन लगता है। गल्फ ऑफ खंबात, धुलेरा के जस्ट बाद गल्फ ऑफ खंबात आता है।
तो इसलिए वो इतना बड़ा बैरन लैंड पड़ा था, तो उस बैरन लैंड को एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज़न था जो 2007 में देखा गया था, बराबर है। राइट? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विज़न था। 2007 में देखा गया, 2009 के आसपास वाइब्रेंट गुजरात समिट जो होता है, वाइब्रेंट समिट, हुँ। वहाँ पे इसको शोकेस किया गया कि किस टाइप का ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। 2012 में इसको सारे अप्रूवल्स मिले। 2014-15 के आसपास आसपास टेंडर्स मिले, एल&टी को सारा टेंडर दिया गया, टाटा कंपनी इसके अंदर आई, 16 में वहाँ पे काम चालू हुआ। आज हम जो देख रहे हैं, आज एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 40-50% तो एयरपोर्ट का काम रेडी हो चुका है। हुँ। एक्सप्रेस हाईवे बन चुका है, ऑलमोस्ट 95% एक्सप्रेस वे रेडी हो चुका है। तो आज एक अलग पिक्चर है, अलग कहानी है यहाँ पे धुलेरा की। सो आपने वहाँ पे आपने क्यों डेवलपमेंट करने का सोचा धोलेरा में? आप अहमदाबाद में भी अपना डेवलपमेंट करियर पूरा शुरू कर सकते थे। क्यों वहाँ पे ही? और आपका जो फर्म है यूनिकॉर्न इंफ्रा, उसके बारे में भी मुझे चाहिए कि आप लोगों को बताओ। सी अगर मैं धुलेरा की बात करूँ, ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैंने कहा ना कि एक एक नया पर्सन जिसका कोई रियल एस्टेट बैकग्राउंड नहीं है। हुँ। सी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट माँगता है। हुँ। अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर बनने जाओ, तो ऑब्वियसली बिना पैसे के तो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट तो उसमें लगेगा लगेगा। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ, तो अहमदाबाद के अंदर अगर मुझे उतना ही बड़ा लैंड बैंक परचेज़ करना हो, तो मुझे हो सकता है कि 20 टाइम्स, 30 टाइम्स पैसा लगाना पड़े। ओके। तो अगर मेरे पास एक स्मॉल फंड भी है, तो मैं धोलेरा से स्टार्ट कर सकता था। ट्रू। तो ये चीज़ देखते हुए जो भी मेरे पास छोटे-मोटे फंड्स थे, मैंने उसको ऐड किया, कुछ लोगों के साथ मिलके, और हमने धुलेरा में स्टार्ट किया। अगर मैं आपको छोटा-सा एक फिगर बताना चाहूँगा, तो 2019 में तो मैं एज़ अ इन्वेस्टर था, 20 में तो कोविड था, 21 में हमने एक्चुअल में एक लैंड पार्सल परचेज़ किया था, एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए। हाँ। तो एक 5 एकड़ का लैंड बैंक हमने परचेज़ किया था। हाँ। तो मैं ये बोलूँगा कि वो लैंड बैंक जो हम परचेज़ कर रहे थे, वो कम से कम 3 सीआर के आसपास का लैंड था, ठीक है? 5 एकड़ ज़मीन। आज वहीं से हमने स्टार्ट किया, राइट? हुँ। वहाँ से हमने स्टार्ट किया, वहाँ से स्टार्ट करते-करते 2021 से आज 25 में हैं हम लोग। हुँ। 4 साल हुए हैं, 4 साल के अंदर हमने 3 करोड़ रुपए से मैंने स्टार्ट लिया था। आज कम से कम 300-400 करोड़ का एक बहुत बड़ा हमारे पास इन्वेंटरी, क्या बात है! अ, इतना बड़ा लैंड बैंक है। इतना बड़ा इन्वेंट्री साइज़ हमारे पास रेडी है, 300 टू 400 सीआर का। ये अगर कितना साल हुआ? 2018 की बात कर रहे थे। मैं 21 से बात काउंट करता हूँ, ओके। जो हमने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स किए थे। ट्रू। तो ये 4 साल की बात है। तो 4 साल में ये ग्रोथ मिल पाया, तो आई गेस आपके और आपके ऑडियंस को मालूम पड़ जाएगा कि धोलेरा ही क्यों चूज़ किया। अब अगर मुझे अहमदाबाद में स्टार्ट करना होता, तो मुझे कम से कम 50-60 करोड़ रुपए लगाने ही पड़ते, अगर मुझे एक डेवलपर के तौर पे स्टार्ट करना पड़ता। इसका मैं आपको बड़ा सिंपल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2021 में जो हमने लैंड लैंड परचेज़ किया था, उस टाइम पे उस लैंड की कॉस्ट थी समथिंग अराउंड 600 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, ओके। हाँ। ठीक है? हाँ। और अहमदाबाद में उस टाइम पे अगर मैं शेला, साउथ भोपाल साइड किसी एरिया में भी स्टार्ट करता, हुँ। तो यहाँ पे जो लैंड की कॉस्ट उस टाइम पे चल रही थी, वो 50-60,000 रुपीज़ कॉस्ट थी। ओह! अब आप काउंटिंग कर सकते हो। ट्रू। तो मुझे मुझे कितना टाइम्स पैसा लगाना पड़ता। ट्रू। अब हो सकता है कि 1-2 साल के बाद मैं अहमदाबाद में भी एंट्री ले सकूँ, क्योंकि उसके लिए एक नेटवर्क चाहिए अच्छा खासा, अहमदाबाद का बिल्डर बनने के लिए। तो धुलेरा वो अपॉर्च्युनिटी देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड करूँ कि हमने धुलेरा चूज़ किया, इसका एक एक इमोशन फैक्टर ये भी था कि आज सिर्फ धुलेरा ही एक ऐसा शहर है पूरे इंडिया में, फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एक ऐसा बन रहा है, जो हमारे देश के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को भी मौका अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है कि वो भी इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि सबका एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, उनका खुद का एक घर हो या फिर एक पीस ऑफ लैंड हो या प्लॉट हो। वो सपना सब लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। आज अहमदाबाद के अंदर कितने कितने लोगों के पास ओन हाउस है? आज इंडिया का डेटा आप निकालो, कितने लोगों के पास ओन हाउस है? कितने परसेंटेज लोग? बहुत ही फ्यू परसेंटेज लोग हैं जिनके पास उनके खुद के घर हैं। और एक घर खरीदने में लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। हुँ। ईएमआई भरते रहते हैं, ईएमआईज़ भरते रहते हैं, राइट? तो धुलेरा वो अपॉर्च्युनिटी दे रहा है कि एक आम इंसान, एक लोअर मिडल क्लास से जो बिलॉन्ग करता है, जो एक छोटा-सा जॉब भी करता है ना 20-25
₹30,000 का, वो बंदा भी एक प्रॉपर्टी यहाँ बाय कर सकता है, राइट? क्योंकि एक 100 गज का प्लॉट, एक पर्सन 100 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट जो कि 900 स्क्वायर फीट होता है, तो 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी एक एक पर्सन यहाँ पे 6 साढ़े 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके परचेज़ कर सकता है। वो चीज़ अहमदाबाद में पॉसिबल नहीं है, हुँ। वो चीज़ बाकी सिटीज़ के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो हमारे प हमने तो इट इट मीन्स बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आज सभी लोगों के लिए है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए धुलेरा के अंदर। अच्छा, मेरे को नॉर्थ में आपका सीन बताओ कि जैसे कि गुजरात में आपने बताया कि लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हुँ, ढोलेरा को। नॉर्थ में जेन्युइनली ऐसा है कि लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ढोलेरा को? बिल्कुल, जेनुइनली ऐसा है क्योंकि सी अगेन जैसे मैंने वो कहावत बोली थी आपको, घर की मुर्गी "रब की मुर्गी दाल बराबर" क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को लगता है कि ठीक है हम बहुत टाइम सुन रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग 2007 से सुन रहे हैं कि कुछ धुलेरा बनने वाला है और डिले होता गया, अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे, एयरपोर्ट के बारे में सुन रहे थे, पर अब जाके एयरपोर्ट शेप ले रहा है। बट अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, पूरा अगर नॉर्थ देखोगे ना, तो नॉर्थ बीजेपी इन्फ्लुएंस्ड है, पहली बात तो ये है। तो मोदी जी को लोग बहुत मानते हैं, राइट? और मोदी जी को मानते हैं और गुजरात को सब लोग ये मानते हैं कि नहीं गुजरात मॉडल मतलब बेस्ट मॉडल है, गुजरात के लोग अमीर होते हैं अच्छा। और गुजरात में धंधा बनता है, बिज़नेस गुजरात में बनता है, सबको ये लगता है, राइट? तो नॉर्थ के लोगों का अट्रैक्शन, इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है इस तरफ। इसलिए आज मैं अगर जैसे हमारे पास में जो क्लाइंट्स आते हैं, हुँ। तो 30% गुजरात के होते हैं, अच्छा। राइट? हुँ। उसमें से आउट ऑफ 100 30% गुजरात के होते हैं, 50% नॉर्थ साइड से होते हैं। ओह भाई! बाकी जो बचे 20-25% वो साउथ से यहाँ-वहाँ सब मिला के। बड़ा तो 50 से 55% लोग तो सिर्फ वहीं से आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? लाइक चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो ट्राई सिटी है, चंडीगढ़, पंचकुला एंड वो दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, तो नॉर्थ के लोग इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको ग्रोथ भी दिख रहा है। तो उनको डेवलपमेंट दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अगर जो आज कोई ढोलेरा में इन्वेस्ट करता है, तो वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकता है उस चीज़ का अमाउंट जो उसको चाहिए? जैसे कि आज जो आपने बताया कि साढ़े 6 लाख रुपए में वो एक प्लॉट ले सकता है। आप कब तक उसको एक्सपेक्ट करते हो कि वो ग्रो कर जाएगा? सी, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने तो डोलरा में बहुत बड़े-बड़े ग्रोथ देखे हैं। मैंने तो 10 टाइम्स भी देखा है, 5 टाइम्स भी देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है। बट अगर मैं एक एवरेज वैल्यू दूँ किसी भी इंसान को, हुँ, तो ईयरली हुँ, 30-35% का जो एक आरओआई है, हुँ। वो तो डेफ़िनिटली लोगों को मिल रहा है और वो मिलेगा। क्या बात है! डोलेरा अगले 10 साल में भी मिलेगा। मैं 2047 तक अपने पास टाइम है अच्छा खासा। टाइम है। हाँ। मैं ये ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ। ईयर ऑन ईयर 30-35% का ग्रोथ तो हर एक इंसान को मिल रहा है, आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू से। और कौन से ज़ोन में इन्वेस्ट करना चाहिए? सी ज़ोन जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट 2 ज़ोन होते हैं, हाँ, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। ट्रू। तो हम मोस्टली इसी 2 ज़ोन में काम करते हैं। हम रिकमेंड भी यही करते हैं कि आप रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करो। अगर इंडस्ट्रियल ज़ोन की बात आती है, तो उसके अंदर फिर वो छोटा क्लाइंट एंट्री नहीं करता है। क्योंकि वो जिसको फैक्ट्री बनानी है, जिसको कुछ इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो वो बड़ा पार्सल लेगा। ट्रू। तो इसलिए हम मोस्टली प्योरली हम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल ही सजेस्ट करते हैं कि ओ आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। ओके। और डेवलपर जो होता है वो फंड्स कहाँ से लाता है? जब कोई भी डेवलपर बनना चाहता है, हाउ डज़ इट मैनेज द फंड्स? अच्छा, घर से जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है अलग-अलग जगह से, चलो ठीक है उससे 1 सीआर मैंने अरेंज कर ली है, ठीक है? उसके ऊपर का जो अमाउंट मुझे चाहिए होता है लैंड के लिए और वगैरह के लिए, वो कहाँ से मैं अरेंज करूँ? मार्केट से आता है पूरा। पूरा बैंक? नहीं, सी बैंक आपको फंड तब देती है, जब आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। सी 2 टाइप के डेवलपर होते हैं। मैं अभी यहाँ पे 2 चीज़ बताता हूँ। एक होता है डेवलपर, एक होता है बिल्डर। तो अभी हम लोग बिल्डर नहीं हैं, हम डेवलपर हैं। मतलब हम एक लैंड बैंक को डेवलप कर रहे हैं। हम वहाँ पे अभी तक बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं। जब एक बिल्डर एक लैंड पार्सल परचेज़ कर रहा है, उसमें जब उसको बिल्डिंग बनानी होगी ना, तो उसको बैंक फाइनेंस कर देगी। तो पैसा बैंक से मिल जाता है। बराबर। पर जब आप सिर्फ लैंड परचेज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है मोस्टली केसेस में, अच्छा। राइट? तो फिर आप वही इन्वेस्टर्स को लेके आते हो, इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं आपके और बाकी स्मॉल इन्वेस्टर जैसे कि जो आपके क्लाइंट हैं, वो पैसा देते हैं आपको। ओके। तो मोस्टली इन्वेस्टर्स ही फंड करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर, हुँ, देखा जाए तो। ओके। और ये यूनिकॉर्न इंफ्रा के बारे में मुझे बताओ, आपकी कंपनी के बारे में? ओके, ग्रेट। तो ये तो इसके साथ तो एक इमोशन भी जुड़ा हुआ है, या राइट? सो अगर मैं बात बताऊँ, धोलेरा की इंस्पिरेशन कहाँ से आई है?
पहले मैं धोलेरा की बात करता हूँ, उसके बाद मैं यूनिकॉर्न इंफ्रा की बात करूँगा। True. ये जो पूरा धोलेरा बन रहा है, हम्म। ये जो पूरा हम बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, मोदी जी का विज़न, इतने बड़े लेवल पे ये स्मार्ट सिटी बन रहा है, एनालाइज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये धोलेरा कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहा है? धोलेरा का जो पूरा सिटी बिल्ड हो रहा है, ये इंस्पिरेशन मिल रहा है लोथल से। ओके, लोथल। लोथल धोलेरा के 15-16 किलोमीटर के पास एक ऐसी जगह है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। ओके। आपने पढ़ा होगा हड़प्पन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो ये सिविलाइजेशन, वो सब। तो आज से 3000-4000 साल पहले वहाँ पे इंडिया में, मतलब लोथल में, कैसे 3000-4000 साल पहले भी एक स्मार्ट सिटी थी वहाँ पे। अच्छा, प्रॉपर जो ड्रेनेज 15-16 किलोमीटर की डिफरेंस में है Yes. इस तरह। ओह। जैसे जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ओके। जो ये प्रूफ करता है कि 3000-4000 साल पहले इंडिया में एक्चुअल में स्मार्ट सिटीज थी। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर घर, अच्छा। सारी प्रॉपर बाथरूम सिस्टम, हर चीज बने हुए थे। अच्छा। तो उसके सारे मतलब पूरा जमीन से सब कुछ मिला हुआ है, प्रूफ मिला हुआ है। तो लोथल एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। ओके। तो वहां से इंस्पिरेशन लेके ये पूरा धोलेरा बिल्ड हो रहा है कि जो एंशिएंट स्मार्ट सिटी था उसको पूरा रिक्रिएट किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के तौर पे। तो वहां से पूरा किया गया। तो अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को विजुलाइज करोगे, देख, तो वहां पे घोड़े के चित्र आपको दिखेंगे बहुत सारे, यूनिकॉर्न्स के, बुल के। तो आज हजारों साल पहले तो वो सारे उसके आर्टिक्राफ्ट्स हैं। तो वहां से हमने यूनिकॉर्न, जो वर्ड, जो एक सिंबल है, जो एक्चुअली लोथल का सिंबल है यूनिकॉर्न का, वही सिंबल हर जगह धोलेरा में भी आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा। यूनिकॉर्न्स के एंड बुल्स के। ओह। तो बुल हमने प्रेफर नहीं किया, हमने यूनिकॉर्न के सिंबल से हमने इंस्पिरेशन लिया। ओके। वहां से हमने अपनी कंपनी बनाई, यूनिकॉर्न इंफ्रा। ओके। सो इट्स नॉट अबाउट कि हमको कोई 1000 करोड़ की कंपनी बननी है या फिर हमको कोई स्टार्टअप किंग बनना है, इसलिए हमने यूनिकॉर्न कंपनी बननी है, वो कोई मोटो नहीं था। क्योंकि हम रियल एस्टेट में है तो यूनिकॉर्न तो ऐसे ही बन ही जाएंगे, ट्रू, 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 राइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो तो है ऐसा। और वो भी आप वो जगह पे ले रहे हो, यू आर बाइंग लेस एंड अल्टीमेटली वेटिंग एंड सेलिंग फॉर मोर। यस, या, सो वो तो होना ही है। बिल्कुल। या, और यूनिकॉर्न इंफ्रा के बारे में मुझे और बताओ। यूनिकॉर्न कैसे आपने नाम इंस्पिरेशन लिया, वो समझ आ गया। अब मुझे जानना है कि यूनिकॉर्न इंफ्रा है क्या? सी, यूनिकॉर्न इंफ्रा जैसे मेरी कंपनी है, तो इंस्पिरेशन हमने लिया, ऑब्वियसली बात है, लोथल से हमने इंस्पिरेशन लिया। तो आज हम लोग एक इस थॉट प्रोसेस का चल रहे हैं कि हम एक पूरा एक सोलर सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो था द मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद हमने द वीनस स्टार्ट किया, ओके। द मर्क्यूरी, द वीनस, एंड अभी हमारा चल रहा है द अर्थ। ओके। तो अभी अर्थ तक हम पहुंचे हैं। ओके। हालांकि वैसे तो 6 प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, बट जैसे मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी के अंडर में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ओके। द मर्क्यूरी डिवाइन, ओके। द मर्क्यूरी रिगालिया। ओके। तो मर्क्यूरी के ही ब्रांड नेम के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स हैं। बराबर है। तो हमने क्या कि एरिया स्पेसिफाई किया हुआ है। हाँ। जैसे मान लो कि एक लोकेशन है, तो अगर इस लोकेशन में मर्क्यूरी है तो उस लोकेशन में हम कोई भी दूसरा लैंड परचेस करते हैं तो वो मर्क्यूरी के नाम से ही हम उसका नाम देते हैं, बराबर है। राइट। फिर हमने कोई दूसरा एरिया चूज किया, हम्म। तो लेट्स से हमने उसका नाम रखा वीनस। अगर वहां पे हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो वीनस के नाम पे ही होगा आसपास। तो क्यों ऐसा अलग अलग ऐसे नाम से रखे हुए हैं? इसको हमने ना, अभी तक हमने क्या है कि 4 एरियाज को शॉर्टलिस्ट किए हैं बराबर। जहाँ पे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। एक एरिया में हम लोग मर्क्यूरी नाम से चला रहे हैं, एक एरिया में वीनस के नाम से चला रहे हैं, एक एरिया को हम अर्थ के नाम से चला रहे हैं। ट्रू। फिर जब आगे आएगा तो फिर जुपिटर भी आएगा, मार्स भी आएगा, हम्म। तो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो एरिया स्पेसिफिकेशन जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो डिपेंड करता है कि हमारा लोकेशन कैसा है। ओके। जैसे कि मर्क्यूरी वाला लोकेशन है, हाँ। तो वो बहुत, मतलब वो जो लोकेशन है तो उसकी टिकट साइज हमने थोड़ी कम रखी हुई है। जैसे अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूँ, हाँ। तो वहाँ पे 100 स्क्वायर, एक स्क्वायर जो हमारा जो रेट चल रहा है वहाँ पे, वो चल रहा है 6,500-7,000 रुपए के आसपास का रेट चलता है बराबर। पर स्क्वायर यार्ड। हम्म। अगर मैं अर्थ वाले लोकेशन की बात करूँ तो वो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में जाता है, बराबर। क्योंकि वो बड़े हाईवे टच प्रोजेक्ट्स हैं सारे। ओके। तो वहाँ पे रेट 8-9-10,000 वाले रेट चल रहे हैं। बराबर। अगर मैं वीनस की बात करूँ तो उसका एक अलग रेट सेगमेंट है। तो वो ज्योग्राफी को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए ये हमने ऐसा चूज किया। हम्म।
पर नेम ऐसे क्यों चूज़ किए? मर्क्यूरी, वेरस, क्योंकि मैक्सिमम डेवलपर्स जितने भी लोग हैं आज, दे आर एक नाम रखते हैं एंड उसके अंदर जैसे कि अलग-अलग सेगमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि आपने बताया मर्क्यूरी, और जो आपकी कंपनी का नाम मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी डिवाइन, मर्क्यूरी ये, मर्क्यूरी वो, ऐसे अलग-अलग लोग रखते हैं। तो आपने ऐसे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के नाम अलग-अलग एरिया के हिसाब से क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि वो फर्स्ट दिन से ही हमने ऐसा प्लान किया था कि हम एक सोलर सिस्टम क्रिएट करेंगे। बराबर है। और मैं ना बहुत बड़ा यूनिवर्स का फ़ैन हूँ, ओके। राइट? अ, तो हमने सोचा कि पूरा यूनिवर्स एक तरीके से एक यूनिवर्स नहीं बना पाएँगे तो एटलीस्ट सोलर सिस्टम बना लेते हैं। ओके। तो इसके पीछे ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स नहीं है। हाँ, एमएलएम के बारे में आप क्या बताना चाहते हो? मेरे को ये बताओ पहले। सी एक्चुअली क्या है कि एमएलएम जो है ना वो द फुल फॉर्म ऑफ एमएलएम इज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग। सो एमएलएम इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपने नाम सुना होगा एमवे का, राइट? एमवे, हर्बालाइफ, ये सब नाम सुना होगा। तो वो सब एमएलएम का ही पार्ट है थ्रू, राइट? कि जिसमें मतलब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, फिर आप किसी और को बता रहे हो, तो आप एक अपना एक एक आपके अंडर में एक चेन बना रहे हो पूरा। तो वो एक इन्फिनाइट चेन बनती है। हुँ, मैं आपको हायर करूँगा, आप किसी और को 3 तो करोगे। जैसे-जैसे आप लोगों को हायर करोगे, तो उस जैसे-जैसे वो चेन बड़ी बनेगी तो आपको पैसा मिलता है। ट्रू। तो इसमें इसमें क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा लालच में आ जाते हैं इस चीज़ में, कि हम इसमें ना ओवरनाइट बहुत पैसा बना सकते हैं। तो जो एमएलएम कंपनी है, वो सिर्फ़ कुछ ही जगह पे उसकी वो यूज़ हो सकती है। जैसे एमवे है, अगर कोई प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे वो चीज़ यूज़ हो सकती है। बट इंडिया में कुछ गाइडलाइंस बनी हुई है और 1978 का एक एक्ट है। उस एक्ट के अंडरगढ़ मतलब उस एक्ट के अंडर में अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ एमएलएम की हो रही, प्राइस शीट्स एंड मनी हुँ, सर्कुलेशन स्कीम अगर हो रही है, राइट? जिसमें प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं है, हुँ, सिर्फ़ मनी सर्कुलेट हो रहा है, हुँ। तो बैंड है। अच्छा, तो वो प्रॉपर एक एक्ट है। ओके। इवन 2016 की भी एक न्यू गाइडलाइन है, हाँ, जिस गाइडलाइन के अंडर में जब हाँ, जब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर स्कैम हो रहा है, हाँ। बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्कैम हो रहा है, एमएलएम मॉडल को लाके काफ़ी सारे लोगों की हार्ड अर्न्ड मनी को यू नो ऐसे ही किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडेंस लाइक जारी किया। उसमें इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जिसको आप एमएलएम मार्केटिंग का जो स्टाइल है, उसमें आप प्रमोट नहीं कर सकते। वो इल्लीगल है कंप्लीट। ओके। तो डोलेरा में ये वाली जो स्टाइल थी वो बीच में चल रही थी, ऐसा कुछ? धोलेरा में कुछ टाइम पहले बीच में चल रही थी और बहुत हज़ारों करोड़ों का स्कैम था। कुछ जहाँ तक मैंने सुना है कुछ 1200 या 1500 करोड़ का स्कैम था। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने इस तरीके से एमएलएम स्टाइल से उन्होंने ये चीज़ किया था और बहुत सारे लोगों का पैसा लगाया था। तो उसमें जो हमारे डिफेंस बैकग्राउंड के काफ़ी सारे लोग थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो लोग थे जिनका जिन्होंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया होता है, उन लोगों का पैसा भी उसमें लगा हुआ था। तो काफ़ी सारे लोगों का पैसा ऐसे लॉस हुआ है। आज भी कुछ लोग ऐसे साइलेंटली एक्टिव हैं, जो लोग एमएलएम वाले स्टाइल से काम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट करो या 10 लाख इन्वेस्टमेंट करो और आप किसी और को जोड़ो और आप देखना आपका जो 10 लाख रुपए लगाया है, वो साल भर में डबल हो जाएगा बराबर। और आप किसी को जोड़ोगे तो आप उसमें और पैसा कमाओगे। इस तरीके से स्कैम होते इस थे। वजह से स्कैम होता है और अगर आप ऐसे हज़ारों लाखों लोगों को जोड़ दोगे, वो सबको बोलते हैं कि हम आपको प्लॉट्स देंगे, तो इतने सारे प्लॉट्स कहाँ से लाओगे? तो एक ही प्लॉट्स को वो सबके नाम पे जस्ट एग्रीमेंट एग्रीमेंट करके चलता रहता है। ओके, राइट। अंदर-अंदर ही अंदर-अंदर। अंदर-अंदर चलता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम होते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है आपके व्यूअर्स को, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, रियल एस्टेट के अंदर स्पेशली धोलेरा में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए, आपको बच के रहना चाहिए। अगर कोई आपको ऐसा बोल रही है कि आपको कैशबैक्स मिलेंगे, आप जो पैसा लगा रहे हो, उसकी आपको हर दिन आपको डेली बेसिस में या फिर वीकली बेसिस में आरओआईज़ मिलेंगी या फिर आपका साल भर में पैसा डबल हो जाएगा। आप कुछ लोगों को जोड़ोगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा, तो ऐसे ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आप रियल एस्टेट में आ रहे हो, प्योरली आपको ज़मीन देखनी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कहीं वहाँ बैठे-बैठे इन्वेस्टमेंट मत करो, आप आओ, लोकेशन को देखो, पेपर्स चेक करो, सब कुछ देखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करो। दिस इज़ द राइट वे फॉर द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि धोलेरा में क्या हो रहा था, गुजराती तो क इन्वेस्टमेंट्स करते थे। जैसा कि मैंने कहा ना कि गुजराती में 30% लोग ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 70% लोग बाहर के हैं बाहर। और बहुत सारे डिफेंस बैकग्राउंड से भी हैं, तो वो लोग आ नहीं पाते हैं। तो वो लोग क्या है कि यहाँ के कुछ लोकल डेवलपर्स के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। वो वहाँ पे फ़ोन पे ही पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं और फ़ोन पे सारा काम होता है। क्या बात कर रहे हो? कुछ कंपनी जेन्युइनली भी करती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कंपनी जेन्युइनली भी फ़ोन पे पैसा लेती हैं
और उनको जेन्युइनली प्लॉट रजिस्टर करके भी देती है, बट कुछ कंपनी करती है, बट मैक्सिमम कंपनी इसका फ़ायदा भी उठा लेती है। तो मेरा ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, किसी भी इंसान को अगर धुलिया में इन्वेस्टमेंट करना है, आप पहले यहाँ पर आके लोकेशन अपनी आँखों से चेक करो, पेपर्स चेक करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। भले ही आप इन्वेस्टमेंट 5 लाख का कर रहे हो, 50 लाख का कर रहे हो या फिर 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो बेसिकली अब मुझे आपका है ना रेवेन्यू मॉडल जानना है, हाउ डू यू मेक मनी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑडियंस के लिए जानना, एज़ वेल एज़ जो भी न्यू अपकमिंग डेवलपर्स जो आने वाले हैं उनके लिए। ओके। सी रेवेन्यू मॉडल रियल एस्टेट के अंदर रेवेन्यू मॉडल किस तरीके से, जैसे कि आज हमने कोई चीज़ बाय की, हुँ। राइट? हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं एक्स अमाउंट पे, राइट? उसमें हमारा एक डेवलपमेंट कॉस्ट लगता है। उसके बाद हमारे कुछ प्रॉफिट मार्जिन्स को उसमें ऐड करके हम वो प्लॉट सेल करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके अंदर कुछ बहुत सारी कैलकुलेशंस लग रही हैं, फिर ऐसा कुछ लग रहा है। बहुत सिंपल फंडा है, ₹100 मैंने एक चीज़ खरीदी है, राइट? उसमें अगर मैं मान लो ₹50 का डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसको सामने ₹300 ₹400 में सेल कर रहा हूँ। तो इसमें परसेंटेज भी निकल जाता है। एंड मार्केट के हिसाब से भी लैंड का रेट भी बढ़ता है। हाँ, मार्केट के हिसाब से बढ़ता है। हुँ। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसमें हम एक चीज़ बताते हैं, मैं यहाँ पे ना कुछ डेवलपर्स की पैटर्न बताता हूँ कि कुछ डेवलपर्स काम कैसे करते हैं। हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो एक रिस्की पैटर्न है और हम चाहेंगे कि कोई क्लाइंट्स अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे तो उस पैटर्न में इन्वेस्टमेंट को नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, कुछ डेवलपर ऐसे होते हैं, यूजुअली लैंड्स की अगर हम बात करें तो लैंड्स होती है किसानों के पास हुँ। या तो लैंडलॉर्ड्स के पास होती है। तो मान लो कि कुछ कुछ डेवलपर्स कहीं से लैंड परचेस कर लिया उन्होंने, पूरा परचेस नहीं किया, सिर्फ उन्होंने कुछ 15-20% उनको पेमेंट दिया हुआ है और उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि ये हम पेमेंट आपको देंगे ग्रेजुअली, 6 मंथ्स में या 10 मंथ्स पे, 1 ईयर में या फिर 14 मंथ्स में। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स के टर्म्स मिल जाते हैं। तो उस टाइम तक 25 या 20% देने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि फिर ये लोग मार्केट में इसको सेल करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। बराबर है। मान लो कि उसका लेआउटिंग बनाया, प्लॉटिंग डिज़ाइन बनाया, प्लॉट स्टार्ट किए और मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि उनके पास रेवेन्यू, इस मतलब उनको पूरा पैसा लगाना नहीं पड़ता है। आप समझे बात को? अगर लेट्स से 10 सीआर का लैंड है, मैं अभी 10 करोड़ का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। लेट्स से 10 सीआर का लैंड है, तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए लगाए हैं, बट बाकी पैसा उन्होंने अभी तक लगाया नहीं है। उन्होंने वहाँ से टाइम बाय कर लिया है। बाकी वो 8 करोड़ के लिए उन्होंने मार्केट में ही प्री सेलिंग करके उन्होंने पैसा लगा दिया। हालाँकि इट्स अ गुड मॉडल। अगर कोई डेवलपर भी सुन रहा है, तो ये मॉडल अच्छा है कि आपको पूरा पैसा लगाना नहीं पड़ रहा है। बट इसमें कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। जब वो 6 मंथ या 10 मंथ्स या 12 मंथ्स का जो पीरियड है, अगर वहाँ का मार्केट बहुत ही एग्रेसिव मार्केट है, हुँ। अगर रेट्स बहुत फास्टली ग्रो कर रहे हैं, आस-पास डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहे हैं, डिमांड्स बहुत बढ़ रही हैं, सप्लाई थोड़ी कम हो रही है, राइट? तो उस केस में क्या हो सकता है कि लैंड रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो जो लैंडलॉर्ड है, जो किसान है, जो खेडूत है, वो वहाँ से पीछे भी हट सकता है और ऐसे बहुत केसेस बनते हैं कि उसने पहले आपके साथ एग्रीमेंट तो कर लिया, बाद में वो पीछे हट गया कि नहीं मुझे ज़मीन नहीं बेचनी है आपको, क्योंकि अभी तो ले रेट्स सब बहुत बढ़ गए हैं, अब आप हमको नए रेट्स दो। तो इस केस में डेवलपर करके फँस जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेकंड को वहाँ पे उसने आगे लैंड भी बेच आगे दिया लैंड उसका। बेच दिया है, उसने क्लाइंट से पैसा ले लिया है, वहाँ पे आपकी इमेज भी खराब होती है, आपकी रेपुटेशन भी खराब होती है और आप वो स्टैचर बना नहीं पाते हो आप, वो दिक्कत आती है। तो सेकंड मॉडल क्या है कि आपने पूरा लैंड पहले से ही परचेज़ कर लिया, इन्वेस्टर्स के साथ मिलके, जो भी आपका टाइम पीरियड है 6 मंथ, 7 मंथ, उसके बाद आपने सेलिंग करने के स्टार्ट किया। तो ये 2 रेवेन्यू मॉडल पे लोग काम करते हैं, हम वो सेकंड मॉडल को फॉलो करते हैं क्योंकि अभी हम क्योंकि नए हैं, आज भी हम अपने आप को नए ही मानते हैं, राइट? ऑब्वियसली नए ही हैं, 3-4 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बिल्डर डेवलपर मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल का उनकी वो लेगेसी होती है, फैमिली लेगेसी होती है, ट्रू, राइट? कि मतलब अगर कोई बिल्डर है तो उसकी फादर एंड उसके फोरफादर भी वही होंगे। तो हम ये सेकंड मॉडल फॉलो करते हैं ताकि हम सेफ रहें, हुँ। तो हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेते। अब मुझे बताओ कि मोस्ट इम्प्रेसिव पर्सन यू हैव एवर मेट टिल नाउ, अगर जो आपने कोई डेवलपर कोई मिला हुआ है आप, तो उसका भी आप नाम ले सकते हो या कोई और हो तो उसका भी नाम आप ले सकते ओके, सी अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको ना बड़ा शॉर्टली, स्वीटली आंसर दूँगा इसका। हो। ओके। जैसे आप मुझे मिले अभी, या राइट? तो हर एक इंसान से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है।
तो मैंने अपनी जो बिज़नेस की जर्नी थी, जो मैंने स्टार्ट की थी 2012 में, जब मैं जस्ट लर्न कर रहा था। फिर मैंने बहुत सारे लोग मुझे मिलते गए, कुछ लोगों से मैंने सीखा, कुछ लोगों से मैंने काम किया। तो 2012 से लेके आज तक, अभी जब मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, तो ये सारे ही पर्सन मेरे लिए इम्प्रेसिव हैं। क्या बात कर रहे हो? एग्ज़ैक्टली, मैंने सबसे You पहले learn सीखा some of the thing. क्योंकि मैं किसी एक को मैं बोल ही नहीं सकता इम्प्रेसिव। क्योंकि मैं अगर उसको इम्प्रेसिव बोलूँगा ना उस एक को, तो उसके अंदर कुछ खामियाँ भी हैं और वो बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे भी मैं सीख के जाऊँगा यहाँ से। तो आप भी मेरे लिए एक तरीके से इम्प्रेसिव पर्सन हुए, राइट? Communication. लॉट ऑफ थिंग्स। Yeah. Yeah. Basically, uh, okay. So 3 advices would you like to give to somebody जो रियल एस्टेट डेवलपर बनना चाहता है या अभी अपकमिंग सोच रहा है आगे बढ़ने का? ओके, एडवाइस, सी मैं ये समझता हूँ कि मैं मुझे मतलब हम लोग इतने बड़े नहीं बने अभी तक कि हम किसी को एडवाइस दें, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी को डेवलपर बनना है, तो हम एक चीज़ में बिलीव करते हैं, जॉइंट वेंचर्स में। मैंने ठीक है, जैसे आपने इंस्पिरेशन की बात पूछी थी मेरे को, मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ आज के डेट में गोयल एंड सफल से। मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है यार, अहमदाबाद के अंदर सबसे क्वालिटी कंस्ट्रक्शन गोयल एंड सफर ही डिलीवर करता है, ऑन टाइम डिलीवर करता है। क्योंकि मैंने भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बाय किए हुए हैं उनसे। तो एंड गोयल एंड सफल मोस्टली प्रोजेक्ट्स को जेवी में करता है। एसजी हाईवे में, एसजी हाईवे पे जो अपना राजपथ क्लब के पास जो आइकॉनिक टावर बन रहा है, उसका नाम लाइक टाइटेनियम वर्ल्ड टावर समथिंग उसका नाम है, जो कि 41 फ्लोर का टावर बन रहा है। गोयल एंड सफल मिलकर बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट, जैसे कि स्काई सिटी है शेला में, गोयल एंड सफल का है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब 2 लाइक माइंडेड लोग जॉइंट वेंचर में कोई काम करते हैं ना, तो 2 की ताकत ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो बेटर एंड क्वालिटी एंड टाइमली चीज़ों को डिलीवर कर पाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था, अब मैं ये चाहूँगा कि अगर जिनको डेवलपर बनना है, जो कुछ एक फंड लेके आ रहा है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ हमारे ऑफ़िस में बैठो, हमारे साथ फेस टू फेस मीटिंग करो और हम साथ में मिलके एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। हम आप हमारे साथ मिलके भी काम करता कि आपको एक पुश स्टार्ट मिल जाएगा। आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा हमारी साइड से। तो वो चीज़ें हैं, बाकी एडवाइस तो देने के लिए लोग बहुत हैं। बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रॉपर्टी हम बाय करते हैं, प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले बहुत ही उसके सारे पेपर्स प्रॉपर तरीके से चेक करके ही, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को देख के ही बाय करना चाहिए। ये हम डेवलपर्स की बात कर रहे हैं। सेकंड, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो छोटे या बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा, फिर से अगेन वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो लोकेशंस हैं, सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हमारे, चाहे वो मर्क्यूरी हो, चाहे वो अर्थ हो, अ, नेशनल हाईवे टच प्रोजेक्ट्स हैं, अर्थ, मेरिडियन, ये सारे प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे हैं। मर्क्यूरी है, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये लोकेशन के ऊपर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। मेरे एक फ्रेंड हैं, जिनके फादर ने ग्रेटर नोएडा में एक प्लॉट लिया था आज से 30 साल पहले, ओके. ₹900 स्क्वायर यार्ड के रेट पे, अच्छा. ठीक है? और कितने साल पहले? 30 साल पहले, 30 साल में. ग्रेटर नोएडा। हाँ. ₹900 पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे। मैं रिसेंटली 3-4 महीने पहले ही दिल्ली गया था, वहाँ से फिर ग्रेटर नोएडा गया था घूमने के लिए, मतलब वहाँ पे गया था मिलने के लिए उनसे। तो आज जो वहाँ का जो प्राइस है, वो 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड का रेट चल रहा है। ओके. ₹900 में लिया था, 1.5 लाख रुपीज़ का रेट चल रहा है। रियल एस्टेट आपको ऐसा ग्रोथ दे सकता है जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो ये बात बताने का ये पॉइंट ये है, वो ऐसा लोकेशन है, वहाँ से मेट्रो 3 से 4 किलोमीटर है, यमुना एक्सप्रेस हाईवे जो है वो 7 से 8 किलोमीटर है, एंड जेवर एयरपोर्ट जो नया बन रहा है, वो 40 किलोमीटर है। ट्रू. तो हमारी जो लोकेशन है ना, सेम सेम लाइक की लोकेशन है, एग्ज़ैक्टली सेम। यमुना रिवर 5 से 6 किलोमीटर, सेम चीज़। भोगावो रिवर जो साबरमती का जो एक्सटेंशन है, वो हमारे लोकेशन से जस्ट हार्डली 800-900 मीटर, एक्सप्रेस हाईवे जस्ट 2 ढाई किलोमीटर, एयरपोर्ट जस्ट 7 किलोमीटर, सब कुछ मेन लोकेशन. मेन लोकेशन। तो आप सोच सकते हो कि अगर ग्रेटर नोएडा में आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ चीज़ जो जो कोई प्लान नहीं था, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन रहा था, कोई एयरपोर्ट एयरपोर्ट 44 किलोमीटर है वहाँ से। अगर वहाँ पे ऐसा ग्रोथ हो सकता है, गुड़गाँव का एग्ज़ाम्पल देख लो आप। गुड़गाँव में एक फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी मारुति सुजुकी, वहाँ से कितना बड़ा आज गुड़गाँव बन गया, जब कोई प्लानिंग नहीं था।
कोई रोड्स का प्लान नहीं था, कोई हाईवेज़ का प्लान नहीं था, वहाँ पे एयरपोर्ट भी नहीं है। आप सोचो धौलेरा बहुत आगे है उन सब चीज़ प्लानिंग टर्म्स में। तो हमारे ऐसे लोकेशंस हैं, तो जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उसमें कोई इन्वेस्टर्स हैं, तो हमारे लोकेशंस को बिल्कुल वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपके जो भी लोग हैं, उनको हम लोग फ्री साइट विजिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे साइड से, तो वो आके लोकेशंस को एक्सप्लोर करें और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करें। डेफ़िनिटली। और किसी को अगर जो कोई डेवलपर बनना चाहता है तो आपके साथ डेफ़िनिटली जेबी में ज़रूर लेके बस बात करो, बिल्कुल। ऐसा। दैट्स अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी बाय द वे, ऐसा। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ, आपके पास अगर आज के डेट में, मैं ऑन कैमरा आपको बताता हूँ, अगर आप आज आपके पास में 1 सीआर का भी फंड है ना, 1 सीआर का फंड भी है, तो भी आप एक डेवलपर धोलेरा में बन सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या बात कर रहे हो? यस, मैंने स्टार्ट किया था 5 एकड़ ज़मीन से, हाँ। ठीक है? 3 करोड़ से, हुँ। आज 300-400 करोड़ का एक पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर बन चुका है। लैंड बैंक हमारे पास है मोर देन 100 एकड़, जिसमें अभी हम सिर्फ 30-35-40 एकड़ में ही प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मोर देन 100 एकर्स का लैंड बैंक है। तो किसी के पास अगर 1 सीआर है, तो वो भी हमारे साथ जॉइंट वेंचर में, जेवी में आ सकता है। छोटे-मोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट ले सकता है हमारे साथ। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, जो आपको धोलेरा दे रहा है। सो बेसिकली एक मैं जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं बेसिकली रियल एस्टेट में, मैं उसमें मेरे को एक की इनसाइट मिला है कि अगर जो आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो रियल एस्टेट में, आप कोई ऐसी जगह से स्टार्ट करो जहाँ पे आपके पास इतना ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा फंड ना लगाना पड़े। फंड जैसे कि आपने डोलेरा में बताया, उसमें आपने बहुत कम में इतना ज़्यादा अमाउंट गेन किया। सो हमेशा बाय लेस एंड गो फॉर सेल फॉर मोर। बिल्कुल, बिल्कुल। डेफिनिटली। डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। होप सो आपको मज़ा आया होगा। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड ऑडियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो आपके ऑडियंस के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा लास्ट में, या कि अगर आपकी ऑडियंस लाइक हमारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रही है, तो साइड विजिट्स तो फ्री मैंने पहले बोल ही दिया है। तो अगर आपके ऑडियंस हमारे साथ कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो उनको बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट्स रहेंगे, सिर्फ़ आपके ऑडियंस के लिए। ओके, ओके। कोई दूसरे पॉडकास्ट वाले की नहीं नहीं, है। ओके, नो प्रॉब्लम, डन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।